Hello students, welcome to online platform of MGCI प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पार्ट 2 आज आप दे चुके हैं। होप सो पार्ट टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं वैसी मिस्टेक्स इस बार रिपीट ना हुई हैं एंड योर स्कोर इज बेटर देन पार्ट 1। सो स्टूडेंट्स, बॉटनी सिलेबस देख लें एक बार। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी दोनों ही बहुत वेटेज रखने वाले टॉपिक्स है एंड यहीं पर कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये टर्मिनलाइजेशन कहां पर होता है। टर्मिनलाइजेशन कौन सी स्टेज में होता है? हम जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट पे सबसे पहले लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकेटीन इसी सीक्वेंस में होता है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बच्चों, इस प्रोफेज फर्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं फिक्स है, या तो टेब्यूलर फॉर्म में, मैच द कॉलम के फॉर्म में, या इनकरेक्ट करेक्ट के फॉर्म में ये आता ही है। सबसे पहला टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है जो क्रॉस्ड ओवर पार्ट्स थे, चाहे मेटा फॉर्मेशन जो हुआ था वो अब दूर दूर हट जाएंगे। तो टर्मिनलाइजेशन कहां पर होता है? इट ऑकर्स इन डाइकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर कहां होगा? पैकेटीन। साइनेप्सिस कहां होगा? जाइगोटीन। साइनेप्स नहीं है, ये साइनेप्सिस है। साइनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन। अब सेपरेशन तो कब होगा? जब क्रोमोसोम्स क्रॉस्ड पार्ट से लेके डिफरेंट पोल्स की तरफ जाते हैं, तो सबसे लास्ट में एंड वाला इवेंट होता है ये, और ये मिलता है हमको एनाफेज में। तो पहले तो यही देख ले कौन सी सीक्वेंस है। यहां पर देखो, टर्मिनलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस ये दिया है। अब यहां मैंने सीक्वेंस बताई है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? लेप्टोटीन यहां दिया नहीं है, जाइगोटीन के बारे में यहां दिया है, बिल्कुल सही है। सी मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी? सबसे नंबर 1 होना चाहिए आपका साइनेप्सिस। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें सी पहले दिख रहा है? लो, एक बार में ही पकड़ में आ गया बी, पर फिर भी हम देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है आफ्टर साइनेप्सिस क्या होगा? देखो, साइनेप्सिस हो गया जाइगोटीन में, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन स्टेज में। पैकेटीन स्टेज आपको दिख रही है यहाँ, क्रॉसिंग ओवर मतलब बी आना चाहिए सी के बाद, ये भी आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में चाइजमेटा फॉर्मेशन दिखाई देता है, बट यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसके बाद आता है डाइकाइनेसिस, दैट मीन्स टर्मिनलाइजेशन। तो इसके बाद आ जाएगा ए, देन नेक्स्ट आ जाएगा डी। डी मतलब लास्ट में जो डिसजंक्शन होता है, सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट 92, व्हाट नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ग्रोथ, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis and the cell division। एनसीईआरटी क्लियरली ये सारे फंक्शन मेंशन करती है, और उसी के जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ दिया है जहां पर फ्लूइडिटी के बारे में बताया है। सो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? फ्लूइड नेचर को। अब यहाँ सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी आपको बताया है, हाँ ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट आपसे पूछा है ये सारे कैरेक्टर्स किस प्रॉपर्टी के कारण है? तो यहां पर आपको दिख रहा है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी इसके कारण नहीं होता, फ्लूइड नेचर बिल्कुल सही है, बट आगे का ऑप्शन भी पढ़ना है। लिविंग नेचर, इसके कारण ये सारी प्रॉपर्टीज से रिलेशन नहीं है। मोज़ैक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, हाँ ये होता है, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स कौन सी प्रॉपर्टी के कारण है? सो एक ही ऑप्शन बचता है बी,
फ्लूइड नेचर। डन। फ्लूइड नेचर, फ्लूइडिटी के बारे में भी बताया है, एनसीईआरटी ने बोला है फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहले तो ये हाईलाइट कर लिया करें, इनकरेक्ट, गलत क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डीलिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल्स। ठीक है, डीलिमिटिंग का मतलब समझते हैं आप, एक ऐसी बाउंड्री है जो सब्सटेंसेस को चेक करती है, सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, क्या पास हो रहा है, दैट इज डीलिमिटिंग। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन एट एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है, एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन से पीएच पे एक्टिव रहते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक पीएच पे। पिगमेंट्स ऑफ वैक्यूल्स लाइक एंथोसायनिन एंड फैट सॉल्यूबल, नहीं, जितने भी पिगमेंट्स हैं हमारे प्लास्टिड में वो सभी फैट सॉल्यूबल है, बट एकमात्र वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट इज एंथोसायनिन। डन। तो वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होता है एंथोसायनिन। तो यहाँ पर गलत बोला है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, फैट सॉल्यूबल नहीं है। डी भी देख ले, ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्यों हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के क्लोज एसोसिएशन में रहती है? बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स बनाती है उसका मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, गोल्गी अपैरेटस में। ये स्टेटमेंट सही है, गलत चुनना था सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां पर आपको सेल साइकिल के बारे में दिया है, तो सबसे पहले तो सेल साइकिल ड्रॉ कर लें। अगर सेल साइकिल के बारे में देखें तो बेटा सबसे ज्यादा जो बड़ा इवेंट है या सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लेने वाला जो फेज है वो होता है इंटरफेज, है ना। इंटरफेज मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन यही चलता रहता है। अरे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन में ज्यादा समय लगता है कि एग्जाम देने में ज्यादा समय लगता है? ऑब्वियसली बात है प्रिपरेशन में, बाकी वो जो असेसमेंट का समय है वो तो 3 घंटे है सिर्फ। यहाँ पर ये प्रिपरेशन टाइम है इंटरफेज, और फिर बाकी क्या हो जाता है एम फेज, है ना। एम फेज और छोटा है थोड़ा, तो हम इसको मान के चले। ये इंटरफेज में क्या क्या होगा देखो, ये यहाँ पर होगा एम फेज, मतलब डिवीजन फेज है। इंटरफेज के अंदर बहुत मेजरमेंट से नहीं बनाया है मैंने प्रॉपर, है ना, अकॉर्डिंगली आप समझ लेना। इंटरफेस ज्यादा है और उसके बाद एम फेज छोटा सा है। अब इंटरफेस में होता क्या क्या है, जीवन सबसे बड़ा है। हाँ मैडम जीवन तो सबसे बड़ा ही है, बिल्कुल सही बात है, जीवन सबसे बड़ा है ना। फिर उसके बाद है एस फेज, ठीक, और फिर छोटा सा है G2 फेज, ठीक, G1 S G2 इसी सीक्वेंस में है ये। हाँ, G1 इज ग्रेटर, इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ लिख रही हूं मैं, G1 सबसे बड़ा, उसके बाद S, और फिर सबसे छोटा G2 इंटरफेज में, और इन सबसे छोटा होता है M फेज। ये सीक्वेंस याद रखेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पर बेटा M फेज की बात करें हम, तो M फेज में क्या क्या इवेंट्स होंगे, ये पूरा M फेज है, तो M फेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस। क्यों कैरियोकाइनेसिस कहाँ हुआ, अरे ये सारे जो इवेंट्स है ये कैरियो ही तो है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, दिस इज व्हाट कैरियोकाइनेसिस। ये सारे इवेंट है कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये लाइन भी याद रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम फॉलोड बाय में या फिर प्रीसीडेड बाय में। फॉलोड बाय मतलब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस है, हाँ, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक छोटा सा फेज जरूर आएगा, वो G0 स्टेज है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये सब कुछ दिख रहा है आपको, अब क्वेश्चन का जवाब देंगे, इनकरेक्ट ढूंढना है। हाँ, G2 फेज में, G2 फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन एम सिंथेसिस फेज। अच्छा, G2 फेज एक ऐसा इंटरवल है जो M फेज
और सिंथेसिस फेज के बीच में है। एम फेज सुना, एम फेज ये है, ये पूरा एम फेज है और सिंथेसिस फेज है। तो G2 फेज इज द इंटरवल बिटवीन एम एंड द सिंथेसिस फेज। सही स्टेटमेंट है क्या ये? देखो इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब बेटा एम फेज आपने बोल दिया, पर एम फेज और सिंथेसिस अगर बोलेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? आपने जीवन को तो मिस कर दिया ना, तो ये हमें सही नहीं लग रही स्टेटमेंट। पर आगे के ऑप्शन देख ले क्या सही है। एस फेज सिंथेसिस फेज है, सिंथेसिस फेज है, हाँ ये सही है, मतलब ये बिल्कुल सही है, सिंथेसिस फेज। ठीक, नेक्स्ट, जीवन फेज में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो हाँ, जीवन फेज क्या है? ये पूरा एम फेज है, माइटोसिस फेज, इसके बीच में और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज ये होता है। सही, बिल्कुल करेक्टली डिफाइंड है ये। जीवन क्या है? एम फेज और सिंथेसिस के बीच का ड्यूरेशन, ये भी सही है। मेटाफेज क्या है? जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं टू काइनेटोकोर्स, बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन होंगे, बट उसके पहले काइनेटोकोर्स की मदद से स्पिंडल से अटैचमेंट होना है, ये बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट एक ही दिख रहा है आपको जो पहले ही पकड़ लिया था हमने, ए। G2 फेज इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड द सिंथेसिस फेज, नहीं, एम फेज और सिंथेसिस फेज के बीच में नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट चले 95, बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ। देखो यार, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन जो मियोसिस में होता है उसमें मान के चलें ये ब्लू कलर फॉर मेल है, पिंक कलर फॉर फीमेल, ये ऐसा ले लिया हमने, है ना। ये क्रोमोसोम्स है होमोलॉगस। अब होमोलॉगस क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है द क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड कंटेन जीन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। अब यहाँ पर अलीज जब एक्सप्लेन करते हैं जेनेटिक्स में, तब भी होमोलॉगस के बारे में बताते हैं। तो बेटा ये समझो, ये है एक बाइवेलेंट, इसे क्या बोला आपने? बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट में ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर, है ना। और ये क्या है? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स का मतलब होता है आर्म्स, 1 2 3 4। कितने आर्म्स दिख रहे हैं आपको? 4, एक बाइवेलेंट में, है ना। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर कितने दिख रहे हैं आपको? एक इसका और एक इसका। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्रोमोसोम्स की काउंटिंग करते हैं, ऑलवेज यू विल काउंट द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का नंबर जितना, उतना ही क्रोमोसोम्स का नंबर। ये हो गया, तो 2 सेंट्रोमियर हो गए बेटा और 4 क्रोमैटिड। तो बाइवेलेंट में क्या है? 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर, नहीं गलत है, 2 क्रोमैटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर, बिल्कुल नहीं, 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, हाँ बिल्कुल सही है ना। देखो 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, ये हो गया। ये वाला भी देख ले, 4 क्रोमैटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, द इवेंट्स शोन बिलो ऑकर ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस। सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, हाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, बिल्कुल सही बात है। कब होता है ये? एनाफेज, यहीं पर लिख लें। बी, क्रोमोसोम्स क्लस्टर, ग्रुप बना लेते हैं एट द अपोजिट पोल्स। डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन समझते हैं? नहीं मैडम, हम कंडेंसेशन समझते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन कहां पर होता है? जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की तरफ में मूव होता है, बनता है, कब होता है? प्रोफेज में। तो उसका उल्टा डीकंडेंसेशन कब होगा? टीलोफेज में, है ना। और ये सारी चीजें जो गायब हो गई थी प्रोफेज में, वो फिर से आ जाती हैं। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, देखो बच्चा सोचेगा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन क्यों बोला है जबकि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अरे भैया अब समझ लेना, हम डीएनए रेप्लिकेशन को क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी बोलते हैं।
क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़े। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन का मतलब है जो क्रोमैटिड थी उसकी कॉपी बनी, ठीक है। ये कब होता है? सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस का मतलब ये कौन सी फेज हो गई बेटा? इंटरफेज। नेक्स्ट है काइनेटोकोर्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट। बिल्कुल सही बात है। अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में भी, कब होता है ये? मेटाफेज। ठीक। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, है ना, अभी देखा हमने कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल प्रोफेज में। अब क्वेश्चन में देखें, आपको इसमें से देखना है कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है। तो सबसे पहले तो आपका इंटरफेज कहाँ लिखा है? सी में, तो पहला तो सी हो जाएगा आपका इंटरफेज पे नीचे। प्रोफेज है ई, बिल्कुल सही है। मेटाफेज कहाँ लिखा है आपने? ये लिखा डी में। एनाफेज सबसे पहले ए और टीलोफेज बी, मतलब इसका ऑप्शन है ए। दूसरा पढ़ना ही नहीं है अपने को, नहीं पढ़ना नहीं मतलब। अब ऐसे क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपने उसके सामने ही लिखा है तो आपको कोई और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ऑप्शंस में, इसलिए हमने करेक्टली उसके नीचे देख के लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक प्रोफेज। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय दी, सबसे पहले माइटोटिक प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, प्रोफेज में क्या होता है ना? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, हाँ ये होता है। आगे देख लें ऑप्शंस और भी, कहीं ऐसा तो नहीं इससे ज्यादा करेक्ट और कुछ है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम्स नहीं, ये नहीं होता, ये टीलोफेज में होता है। कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन कंप्लीट प्रोफेज में नहीं होता, मेटाफेज तक कंप्लीट होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में होता है, ये दोनों ही गलत है। सो माइटोटिक प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। असर्शन है मियोसिस कॉजेज वेरिएशन, बिल्कुल सही है, इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्यों मियोसिस वेरिएशन कराता है? बिकॉज मियोसिस में पैकेटिनी स्टेज के दौरान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसीलिए वेरिएशन आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसका रीजन यही है क्या? रीजन तो दिया है, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये भी सही है। बट क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मियोसिस वेरिएशन क्यों लाता है? नहीं, ठीक है। तो दोनों सही तो है बेटा, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, काइटिन इज प्रेजेंट इन, काइटिन हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, काइटिन आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं, काइटिन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं अबाउट दी फंजाई। तो काइटिन कहाँ पर है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स में होता है, फंगल वॉल में होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स, नहीं, इनके पास नहीं होता, इनके पास तो आपने देखा होगा निकाइनोस मतलब स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं स्किन पे। एंडोस्केलेटन ऑफ एनेलिड्स, नहीं, एनेलिड्स के एंडोस्केलेटन में भी काइटिन नहीं होता, वो तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर होगा ए, ठीक है। और बेटा काइटिन के बारे में एक चीज और याद रखना, काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, मोस्टली प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म शो विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या होता है ना, जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में जैसे जैसे आप डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ता है ना तो स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पर आपको जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ानी है या फिर एंजाइम्स का फॉर्मेशन अगर प्रोटीन से कराना है तो उसमें आपको क्रिवाइसिस चाहिए, क्रिवाइसिस समझ लो, पॉकेट चाहिए, एक्टिव साइट चाहिए, और उसके लिए फोल्डिंग की जरूरत होती है। अब यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है,
सेकेंडरी में थोड़ी सी कॉइलिंग होती है बट इतनी ज्यादा कॉइलिंग नहीं होती। सबसे मैक्सिमम अगर हम बात करें जो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी बताती है वो किसके बारे में बोलती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम किस फॉर्म में रहते हैं? टर्शियरी फॉर्म में। क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन का एग्जांपल देती है आपकी एनसीईआरटी। नेक्स्ट है, एन अल्फा हेलिक्स इज द एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स है ना, तो जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी में क्या क्या होता है बेटा? दो फॉर्म है, हाँ, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, ठीक है, ये दो फॉर्म होते हैं। तो अब यहाँ पर बोला है अल्फा हेलिक्स किसका एग्जाम्पल है? तो सेकेंडरी 2 डिग्री का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन नहीं है। सबसे फर्स्ट है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP। बिल्कुल सही है। एंड इज फाउंड इन मीजोफिल। हाँ सही है ना, हम जब HN स्लैग पाथवे बनाते हैं, याद करो सबसे पहली जो सेल बनाते हैं वो मीजोफिल है, दूसरी जो सेल है वो BSC, MSc BSc पढ़ाया है आपको क्लास में, मीजोफिल सेल्स और ये बंडल शीट। मीजोफिल की बात करें तो यहीं पर पहला प्राइमरी CO2 फिक्सेशन होता है C4 प्लांट्स में, और CO2 फिक्सेशन पकड़ने के लिए क्या है? PEP है ना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम लैक करती है C4 में, हाँ, क्योंकि रुबिस्को यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको? बंडल शीट में, क्योंकि बंडल शीट में केल्विन साइकिल होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 लैक रुबिस्को एंजाइम। दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी, ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, both these statements correct। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स? हाँ, बंडल शीट सेल्स के बारे में आपकी बुक बताती है कि बंडल शीट में मिलती है ग्रैंड्स एनाटमी, मतलब वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड रेथ लाइक रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट बड़े साइज के बहुत सारे मिलते हैं आपको, तो जब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई है। और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ए ग्रैनल, ये वर्ड याद रखना, ए ग्रैनल। So to increase the number of chloroplasts for the operation of Kelvin cycle, हाँ सही है, ये तो सही मिला अभी तक, सही ढूंढना है आपको। हाँ, टू enable the plant to tolerate high temperature, नहीं, टेम्परेचर टॉलरेंस से कोई रिलेशन नहीं है। टू प्रोटेक्ट the vascular tissues from the high sunlight, बिल्कुल नहीं। टू provide the site for photorespiratory pathway, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है C4, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट। ठीक है, C4 के लिए कि बंडल शीट का फंक्शन क्या है, बंडल शीट क्या करवाती है? तो एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में बोला है डार्क रिएक्शन के दौरान, मतलब अभी जो हमने बनाया था ना, देखो कहाँ बनाया था, ये इस क्वेश्चन में, तो C4 प्लांट्स में ये C4 पाथवे हो गया। ठीक है, दोनों प्रकार की सेल्स है, सबसे पहला CO2 फिक्सेशन इधर होता है मीजोफिल में, और फिर यहाँ पर एक CO2 जो रिलीज होता है वो केल्विन साइकिल में एंटर करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या सही है उस C4 पाथवे के लिए? रीजनरेशन स्टेप ऑकर्स इन मीजोफिल सेल्स ओनली। क्या रीजनरेशन सिर्फ मीजोफिल में होता है? नहीं, जब हम C4 पाथवे की बात करते हैं तो बंडल शीट में केल्विन साइकिल चल रही है, केल्विन साइकिल में रीजनरेशन होता है, हमने देखा ना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, डन। जब हम बात करेंगे मीजोफिल की, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा? मीजोफिल सेल्स के अंदर पीईपी को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा ना, ताकि CO2 को पकड़ा जा सके, तो 2 बार रीजनरेशन होता है। यहाँ पर ओनली लिखा है, ये भी गलत है, बंडल शीट ओनली नहीं, बोथ मीजोफिल, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है आपका
104. Next, the C4 plants differ from the C3 plants, है ना, C4 differ from the C3 plants with reference to primary acceptor of CO2 in dark reaction. देखो डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल की बात करें अगर हम, तो C4 प्लांट्स में सबसे पहले CO2 को पकड़ने के लिए, सबसे पहले CO2 को पकड़ने के लिए क्या होता है, याद है, PEP। और मीजोफिल के बाद बंडल शीथ में क्या होता है, रुबिस्को। C3 की बात करें तो वहां पर सिर्फ केल्विन साइकिल ऑपरेट करती है, वहां पर सबसे पहले CO2 को पकड़ने के लिए क्या होता है, RUBP, हाँ, CO2 फिक्सेशन के लिए RUBP। सो नाउ प्राइमरी एक्सेप्टर अलग अलग है डार्क रिएक्शन के, यहाँ पर टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, अरे टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट्स तो सेम ही है ना, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ NADPH2 दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज, हेक्सोज मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए, नहीं, ग्लूकोज बनाने के लिए दोनों में केल्विन केल्विन रन कर रही है, तो NADPH2 तो सेम रहेगा। टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व नहीं, तो मतलब क्या डिफरेंस है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन डार्क रिएक्शन, क्योंकि C4 प्लांट्स में अगर हम बात करें तो C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 हो जाता है बेटा PEP है। C3 प्लांट में अगर हम बात करें तो C3 प्लांट में है प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट, NCERT का ग्राफ दिया है ये, यहाँ पर बताया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द y एक्सिस, लाइट इंटेंसिटी ऑन द x एक्सिस, आप देख रहे हो लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है जब तक लाइट इंटेंसिटी लो है ना। अब E लाइट इंटेंसिटी वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर, E मतलब ये लाइट इंटेंसिटी है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, नहीं लाइट इंटेंसिटी तो इधर होगी ना, तो यही पहले में गलत दिख गया, पर और भी देख लें क्योंकि हो सकता है दूसरे बच्चों को कंफ्यूजन हो। सी क्या बता रहा है, फैक्टर्स अदर देन लाइट आर लिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है ना, ये एक मैक्सिमम सैचुरेशन आ गया, इसके बाद लाइट का कोई असर नहीं होगा फोटोसिंथेसिस पे, क्यों, बिकॉज लाइट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड कंडीशन में है। अब इसके बाद दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है, हाँ। ए लाइट इज लिमिटिंग, हाँ यहाँ पर लिमिटिंग है ना, लाइट लीनियर रिलेशनशिप है, ये सही है। डी ट्रांजिशन बिटवीन ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लाइट, बी मतलब ये ट्रांजिशन है, हाँ, ऑप्टिमम और लिमिटिंग वैल्यू, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ये इनकरेक्ट है ना क्योंकि ये लाइट इंटेंसिटी थोड़ी बता रहा है। नेक्स्ट 107, इन इंगेलमैन एक्सपेरिमेंट, आपको मैंने बताया है क्लास में, इंगल को याद रखना है एंगल से, हाँ, कि एक एंगल पे इन्होंने प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट किया जिसके कारण से विबग्योर मिला, मतलब व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू दी 7 कंपोनेंट्स, और फिर इन्होंने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो क्लैडोफोरा एल्गी के साथ एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन यूज किया था, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर अक्यूमुलेट हुए थे, एक इधर और एक इधर, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये रीजन आ जाता है ब्लू और ये रीजन आ जाता है रेड, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन क्यों हुआ, बिकॉज सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है तो रेट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा निकला है तो एरोबिक बैक्टीरिया यहीं पर आएंगे, तो ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा टुक प्लेस इन विच कलर रेंज, सबसे ज्यादा देखो रेड ग्रीन नहीं ब्लू रेड, हाँ ब्लू रेड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। डन। नेक्स्ट 107 के बाद 108, अ सिंगल टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब TCA, हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे हम बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी हम बोलते हैं। तो एक सिंगल टर्न की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या बनता है, देखो सिंगल टर्न का मतलब है कि जब जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल कोए आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में आया है ना, इसके कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, यहाँ पर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड,
कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन। ये एसिटाइल कोएंजाइम है और OAA दोनों मिलके 2 और 4 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। ठीक है, 6 कार्बन का प्रोडक्ट है ना। यहाँ पर एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से साइकिल पता है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी देर समझ लो। तो सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन है बेटा। अब ये 6 कार्बन से जो बीच में प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसिट्रेट बनता है और उसके बाद बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो अगर 6 से 5 हुआ है तो यहाँ पर कुछ तो जाएगा। क्या जाएगा? कुछ तो मतलब CO2। अब अगर CO2 है गया तो एक और NaDH2। ठीक है, तो CO2 भी निकल गया और NaDH2 निकल गया। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, इसीलिए इस स्टेप को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, OD। एक बार हो गया ये, है ना। मैंने आपको एक कपल से एग्जाम्पल याद कराया है क्लास में, CO2 और NaDH2 कपल है ना। अब वो डिटेल यहाँ पर नहीं चलेंगे। नेक्स्ट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है पता है? 4 कार्बन। तो अब फिर से यहाँ पर जाएगी CO2 और जाएगा NaDH2। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन है ना, तो अब CO2 जाएगा, नहीं जरूरत ही नहीं ना। अरे 2 कार्बन थे इसके यहाँ पर, तो ये दोनों CO2 के फॉर्म में निकल गए। अब आप CO2 कम थोड़ी करेंगे। बट इस स्टेज में ना कुछ ऐसा होता है GTP, और ये GTP GDP का कपल्ड रिएक्शन होता है। यहीं पर आपको मिलता है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सक्सिनिक एसिड के बाद नेक्स्ट है फ्यूमेरिक। फ्यूमेरिक आपकी बुक ने नहीं दिया है बट उधर ETS में बताया है, इसलिए मैं लिखती हूँ फ्यूमेरिक के बाद होता है मेलिक, और मेलिक के बाद बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब सक्सिनिक और फ्यूमेरिक के बीच में क्या निकला? FADH2। हाँ, एक FADH2 निकलता है। मेलिक और OAA के बीच में एक NaDH2, जहाँ CO2 नहीं है ना, जरूरत ही नहीं ना आपको, सभी तो 4 कार्बन वाले हैं, ये CO2 क्यों निकालोगे। तो अब देख ले क्या क्या मिला आपको यहाँ से। कितने NaDH2 मिले? 1 2, ठीक है, और एक FADH2, तीसरा NaDH2 है ना, और एक ATP या GTP बोल दो। यहाँ पर लिखा है एक FADH2, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा C। ठीक है, एक FADH2, 1 2 3 NaDH2 और एक GTP। डन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स व्हेन पायरुविक एसिड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अभी शब्द समझा दिया मैंने आपको, है ना। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन catalyzed by pyruvate dehydrogenase, which of the following are the products in this process? क्या क्या मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना? इथेनॉल, लैक्टिक एसिड जैसी चीजें तो नहीं मिलेंगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। NaDH2 CO2 एसिटाइल कोएंजाइम है। हाँ, सुनना ध्यान से। हाँ, NaDH2 CO2 एसिटाइल कोएंजाइम है, मतलब ये यहाँ पर बात कर रहा है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सिट्रिक एसिड FADH2H2, अरे ये तो कहीं नहीं होता है ऐसा कॉम्बिनेशन। एसिटाइल कोएंजाइम में NaDH2 FADH2 नहीं। अगर FADH2 आप बता रहे हो तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कोई लिंक थोड़ी करेंगे, क्योंकि फिर तो आपने क्रेब्स साइकिल को डन कर दिया, तो CO2 निकला है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर लिंक के बारे में बात कर रहे हैं हम, लिंक रिएक्शन, क्योंकि लिंक एंजाइम है ये पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। तो NaDH2 CO2 एंड एसिटाइल कोएंजाइम ये मिलेगा। ठीक है, आफ्टर द एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स which of the following does not take place? which of the following does not take place? क्या नहीं होता है? पायरुविक एसिड जब
अंदर चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ऑक्सीडेशन होता है ना, अभी देखा हमने, ये होता है। डीकार्बोक्सिलेशन CO2 निकलता है, ये भी होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ दोनों को कंबाइन कर दिया, होता है। एटीपी मीडिएटेड फॉस्फोराइलेशन, अच्छा मतलब फॉस्फोराइलेशन, आप फॉस्फेट प्रोडक्ट बनाएंगे और वो भी एटीपी का यूज करके, तो फिर मतलब क्या रहा रेस्पिरेटरी पाथवे का, जब आपने एनर्जी यूज कर ली, तो ये गलत है। तो इतने सारे सही है, पर गलत चुनना है ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट मतलब ये होगा आपका ऑप्शन, ये नहीं होता ना, ऊपर की तीनों चीजें तो होती है। लिंक एंजाइम, अभी एक्सप्लेन करते करते मैंने बोला था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज लिंक एंजाइम, क्यों? क्योंकि लिंक रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 with 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER पे राइबोसोम है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये थर्ड हो गया, थर्ड वाले ऑप्शन 2 दिख रहे हैं। स्मूथ क्या करेगा? लिपिड, थर्ड एंड सेकंड एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला, और फिर से देख ले। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, 1 वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल, हाँ सही बात है। सो 3214 ऑप्शन ए। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑकर्स इन, देखो जीवन फेज में सेल की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, हम जानते हैं, है ना, जीवन में मैक्सिमम सेल की ग्रोथ होगी, और जो भी चीजें आपको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो कहाँ बन जाती है? जीवन फेज में बन के रेडी होती है। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस फेज है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और इसी दौरान देखो जब ये डीएनए रेप्लिकेट होता है न्यूक्लियस में, इसी दौरान सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। G2 फेज की बात करें अगर हम, तो G2 में क्या होगा? देखो बेटा, जितने भी आपके जो जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, मेजर जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ बन जाता है? एस फेज में। बट क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट और इन ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन कब होगा? G2 फेज में। पर अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन ऑकर्स इन, तो सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन जो होता है वो है इसमें। ये दिया है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, कहाँ दिया है? समरी में पढ़ के देखिएगा, ठीक है। सो जीवन में मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वो G2 में होते हैं, है ना। इसका आंसर टिक कर दे, G1 फेज, ठीक है। नेक्स्ट, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना है। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, हाँ सही बात है ना, मीथेन के एक एक हाइड्रोजन को हटा हटा के आप अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हो। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, बिल्कुल सही है। एडिनाइन इज अ न्यूक्लियोसाइड थोड़ी है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, बट यहाँ पर ये सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस है, ये गलत है। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, सही है। तो गलत क्या है? एडिनाइन इज न्यूक्लियोसाइड। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, आपकी एनसीईआरटी के बारे में बताया है, इमेज दी है। सबसे सिंपलेस्ट बेटा ग्लाइसिन, देखो अमीनो एसिड के लिए एक तो COOH ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है, ये एक H है फिक्स है, ये एक H फिक्स है। अब इस एक H को आप चेंज करते जाएंगे, तो अगर हम एलेनिन की बात करेंगे, तो एलेनिन का स्ट्रक्चर में ये मिथाइल ने उसे चेंज कर दिया, सो COOH, दिस इज NH2, दिस वन इज H एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। अगर हम बात करें सेरीन क्या है, तो सेरीन में क्या हुआ ना, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ने उसे सब्स्टिट्यूट करा
मतलब यहाँ पर COOH हो गया, दिस इज NH2H और ये हो गया CH2OH। डन। ठीक, तो ये आपको सेरीन ही दिया है, ऑप्शन है। ठीक है, सेरीन। क्लियर? नेक्स्ट चले। विच वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, हाँ, अमीनो एसिड, तो ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, मतलब जरूरी है ये फंक्शनिंग के लिए। लिपिड, एल्कलॉइड एंड प्रोटीन्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाएगा आपका एल्केलॉइड। बाकी ये तीनों तो आपके बेसिक डेवलपमेंट फंक्शनिंग में लगते हैं। The energy released by oxidation of respiratory substrate, क्या सही है इसके लिए? हाँ, comes out in a single step to increase the possibility of maximum ATP। अरे आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, गलत है ये। is not used directly, is not used directly, हाँ सही है, सही है, स्टोर किया जाता है ना, डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है इसके। नेक्स्ट, is used directly in the energy requiring process of the organism। is used directly in the energy requiring process, नहीं ना, अब वो सही बताए तो ये तो गलत है ना, डायरेक्टली थोड़ी यूज करते हैं। is trapped as chemical energy in the currency, हाँ बिल्कुल सही। तो हमारी दो स्टेटमेंट सही है, बी एंड डी। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? हाँ ये रहा, बी एंड डी करेक्ट। ठीक है, बाकी गलत है। During the photosynthesis, fixation of one CO2 molecules in maize, maize मतलब C4, tomato C3, प्लांट रिक्वायर, क्या क्या लगता है प्लांट को? देखो, हाँ मतलब वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि C4 पाथवे का बता दीजिए आप, क्या रिक्वायरमेंट है, C3 का बता दो। ठीक है, डन। तो अगर हम बात करेंगे C4 पाथवे के बारे में, तो C4 पाथवे में ये याद रखना कि मीजोफिल में रीजनरेशन के लिए C4 की बात करें तो मीजोफिल में रीजनरेशन के लिए 2 ATP लगती है। ठीक है, और बंडल शीथ सेल्स में आप जानते हो केल्विन साइकिल है, तो केल्विन साइकिल में 3 ATP 2 NADPH2 लगेंगे, है ना। और अगर हम C3 की बात करें तो C3 में तो सिर्फ केल्विन ही होता है ना, तो C3 में तो सिर्फ क्या है, केल्विन। केल्विन मतलब 3 ATP 2 NADPH2 लगेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सबसे पहला ए ऑप्शन दिया है 5 ATP, है ना, ए मतलब वो मेज, 5 ATP 2 NADPH2, हाँ सही है ना, इसको जोड़ दिया उसने, 5 ATP 2 NADPH2। और बी के लिए 3 ATP 2, हाँ यही सही दिख रहा है, बाकी देख ले, गलत है। सी बी ऑप्शन गलत दिख रहा है, हाँ ए सही है बेटा, 5 ATP और वो C4 प्लांट्स में लग रहे हैं, और अगर C3 की बात करें तो 3 ATP। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेट। ये आपको दिया है अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले ही लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स याद कराते हैं क्लास में। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है आपका NADH डिहाइड्रोजनेज, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड की बात करें जहां पर सक्सिनेट फ्यूमेरेट का कन्वर्जन हो रहा है, वहां पर FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। थर्ड वाला है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ है, क्योंकि साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। और फिफ्थ क्या है, F0F1 पार्टिकल है, मतलब ATP सिंथेस। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सही ऑप्शन, इसमें कॉम्प्लेक्स 1 मैच कर लो, मैंने पूरी लिस्ट दे दी आपको। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है डी, कॉम्प्लेक्स 1 दिया है, कॉम्प्लेक्स 2 दिया है,
थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स देखो और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट है स्टडी द पाथवे ऑफ एटीपी सिंथेसिस थ्रू द केमियोस्मोसिस गिवन बिलो। केमियोस्मोटिक पाथवे बताता है कि किस तरीके से एटीपी बनता है और NADPH2 बन रहा है। तो इसमें आपको लेबल करना है ना। यहाँ पर ये क्या है बेटा, F0 पार्टिकल है ना, और ये क्या है, यहाँ पर होता है PS1 होता है और FNR भी होता है यहाँ पर रिलेट। ये क्या होता है, PS2 पहले होता है ना, और ये क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन दी है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑप्शन चेक कर लो, ए है F0 पार्टिकल, F0 के दो ऑप्शन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, सी फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 और फिर फोटोसिस्टम 1, ये वाला ऑप्शन है डी। जल्दबाजी में बी टिक करके आ गए होंगे बहुत से महान बच्चे, ठीक, तो ये डी ऑप्शन सही है इसका। PS2 है, सी पहले PS2 है और फिर ये PS1 है। नेक्स्ट 121, how many CO2 molecules needed to be fixed in Kelvin cycle for the synthesis of one molecule of glucose। हमारे दिमाग में चलता है ग्लूकोज और दिया है वहां पर सुक्रोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, C6H12O6। पर सुक्रोज जानते हो आप, सुक्रोज में C12H22। तो कार्बन देखो, जो भी कार्बन आता है इस शुगर में वो CO2 के फॉर्म में ही फिक्स होता है, CO2 से ही आ रहा है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए अगर 6 बार रन करती है केल्विन साइकिल, 6 CO2 फिक्स होते हैं, तो सुक्रोज में 12 है, तो आपका आंसर होगा 12 CO2। Pyruvate which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates, in the cytosol after it enters the mitochondrial matrix undergoes। इस पायरुवेट का आगे क्या होता है, मतलब वो फेट पूछ रहा है। अभी हमने देखा ना, एक रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, dash is a small protein attached to the surface of inner mitochondrial membrane and acts as a mobile electron carrier। ये NCERT की लाइन है। तो साइटोक्रोम सी के बारे में हम बात करते हैं, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कहाँ पर लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन से कॉम्प्लेक्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है, तीसरे और चौथे के बीच, ठीक है, यहाँ बीच में आ जाता है सेकंड, ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसा सीक्वेंस होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला ए ऑप्शन साइटोक्रोम सी, दो ऑप्शन है साइटोक्रोम सी वाले, इनर आउटर, आउटर होता है, ठीक है। 124, the passing on of the electrons removed as the part of the hydrogen atoms to molecular oxygen with synthesis of ATP। NCERT की लाइन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिखा है ये, the site of this process located in the matrix, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अरे जहां पर साइटोक्रोम्स लोकेटेड है, ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। 125, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द न्यूक्लियस। इनकरेक्ट ढूंढना है न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, हाँ सही है ना, ओनली थोड़ी बोला है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ ER, बिल्कुल सही है। ये जब आप न्यूक्लियस बनाते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो ड्रॉ करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में बनाते हो ना ये ER, और राइबोसोम चिपका देते हो, ये सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर पोर्स, हाँ ये जो फ्यूजन है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ DNA एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। इन वन डायरेक्शन नहीं है, दो डायरेक्शन, गलत है। न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। तो गलत सिलेक्ट करना है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका ये सी।
नेक्स्ट, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, न्यूक्लियस कब दिखता है? इंटरफेज की स्टेज में, उसके बाद क्रोमोसोम दिखता है। स्टेटमेंट सही है। द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलो मतलब टिप पे, हैज द टर्मिनल सेंट्रोमियर। ये बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। What will be the amount of DNA in the meiosis second product if myocyte contain 30 pg पिकोग्राम DNA? अच्छा एक सेकंड देख लें इसको। अगर अपन बात करते हैं बेटा मियोसाइट्स की, हाँ, तो मियोसाइट्स को हम बोल सकते हैं गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल का मतलब होता है जो प्लॉइडी जिसकी 2n है। अब उसने बता दिया उसमें डीएनए कंटेंट कितना है, 30 पीजी दिया है, ठीक है। अब मियोसाइट्स की बात करें हम, तो मियोसाइट्स में अब डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले तो इंटरफेज आएगी ना, तो G1 S G2 और M के बाद पहली बार और फिर इसके बाद और दो सेल्स बनती है, मियोसिस में दो होता है ना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो अब यहाँ पर देखो 30 पीजी है, अब यहाँ पर 30 पीजी था, ठीक है, कोई रेप्लिकेशन नहीं हुआ, पर इधर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 60 पीजी हो गया। अब G2 में भी कोई चेंज नहीं है, 60 पीजी है। अब पहले रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, डीएनए कंटेंट भी आधा हुआ, तो ये हो गया 30 पीजी, ये हो गया 30 पीजी। पर मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर में कोई रिडक्शन नहीं है, पर क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, तो डीएनए कंटेंट इधर हो जाता है हाफ। तो आपसे वही पूछा है ना कि प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो पहले तो 30-30 होता है, फिर उसके बाद होता है 15-15, तो मतलब लास्ट में बेटा 4 सेल्स बनती है, ये मत देखना कि 2 है, लास्ट में जो मियोसिस का प्रोडक्ट है वो 4 सेल्स बनती है, और वो 4 सेल्स जो रहेंगी वो 4 डॉटर सेल्स में कितना हो जाएगा, 15, है ना, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनती है लास्ट में, एंड में बताया है, यहाँ पर 4 बनेगी, 2 नहीं, 4। तो ऐसी 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेंगी, तो वो 4 हेप्लॉइड सेल्स में होगा 15 पीजी, ठीक बेटा, है ना, हर एक से 2, ये 2 बनेंगी ऐसी 15 वाली, और इससे भी 2 बनेंगी, ऐसे 15-15 वाली, ठीक है बेटा, 15 पीजी। 128, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले साइनेप्सिस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने देखा था ना, साइनेप्सिस जाइगोटीन में होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर हो गया सेकेंड। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस G2 स्टेज में। एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज मतलब क्रॉसिंग ओवर, मतलब पैकेटीन, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट नहीं होते, क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक, अब देखो एनाफेज 2 है और एनाफेज 1 है, तो यहाँ पर आएगा एनाफेज 1, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एनाफेज 2 में, और एनाफेज 1 में होमोलॉगस पेयर सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर देंगे इसका आंसर, देखो 2, 3, 5 एंड 4, 2, 3, 5 एंड 4, ये होगा, है ना, 2, 3, 5 एंड 4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द गिवन फेजेस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while sister chromatids remain associated, अभी बताया है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो होमोलॉगस सेपरेट होंगे एनाफेज फर्स्ट में, और यही एक्सप्लेन करता है आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। नेक्स्ट, 130, assertion lipids whose molecular weight does not exceed 800 Dalton, हाँ सही है, come under acid insoluble fraction, बिल्कुल सही है, अगर वेट के हिसाब से देखें तो लिपिड को कहाँ आना चाहिए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आना चाहिए, बट
सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो ये जब डाइजेस्ट होता है, ग्राइंड होता है, तो इसके कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी नहीं है एसिड में। तो ये स्टेटमेंट सही है। लिपिड्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो, मेम्ब्रेन्स में भी है, ग्राइंडिंग के दौरान ये वेसिकल्स बना लेते हैं और जो सॉल्यूबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेसिथिन इज, अभी अपन ने देखा था लेसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है लेसिथिन। फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इन हैविंग पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ सही बात है। इन प्रोड्यूसिंग लेस एटीपी, बिल्कुल सही है, दो ही बनते हैं इसमें। इन हैविंग स्लो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है, सभी सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, एक्सोनीम। देखो जब हम ड्रॉ करते हैं ना सीलिया फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन, तो अंदर का जितना भी कोर बनता है, ये कोर होता है एक्सोनीम, और बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस एक्सोनीम के अंदर 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज पेरिफेरल है, सही बात है। अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ वो सेंट्रल शीथ में ऐसे होते हैं ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक्सोनीम के बाहर है। तो बोथ ए एंड बी, both A and B. Which one is a homopolymer? देखो होमोपॉलीमर आपको ये होमो और हेट्रोपॉलीमर्स ये क्लास में पढ़ाए गए हैं। होमोपॉलीमर्स मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको यही दिख रहा है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन। ठीक है, ये सभी होमोपॉलीमर है। बाकी सब में एक एक कॉम्बिनेशन हेट्रो का भी है। Which one is mismatched? इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, हाँ सही है ना, अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। इलायो ऑयल, याद कराती हूँ मैं, उल्टा पढ़ो, ऑयल्स एंड फैट्स, बिल्कुल सही। एल्यूरो प्रोटीन, क्या दिया है यहाँ, स्टार्च, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, हाँ सही है, रॉन्ग चुनना है ना, ऑप्शन है सी। ठीक है, so this completes the botany section. Hope so you have done very well. Thank you so much.